हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु में सम उपसर्ग एवं अंग प्रत्यय लगाकर की गई है। दोस्तों, अंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। अंग इस प्रकार होगा, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञायते अन्य इति संज्ञा, अर्थात जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव आदि का ज्ञान हो उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, संज्ञा शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु में सम उपसर्ग और अंग प्रत्यय लगाकर की गई है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संज्ञा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की गई है। तो ज्ञा धातु में सम उपसर्ग और एंग प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द की उत्पत्ति की गई है। अतः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा उसकी संपूर्ण जाति, गुण, धर्म, समूह का बोध कराने वाले विकारी शब्द संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा उसकी संपूर्ण जाति, गुण, धर्म या समूह का बोध कराने वाले विकारी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, लक्ष्मण, गाय, घर आदि। अब दोस्तों बात करते हैं संज्ञा के कार्यों के बारे में। संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, ऐसे नामों का बोध कराना जो संसार में सिर्फ एक हो, अर्थात संसार में केवल एक ही पाया जाए, वो उन नामों का बोध संज्ञा कराती है। अब उदाहरण की बात करते हैं। जैसे राम, ऋग्वेद, जुलाई, दिवाली, एशिया, श्याम, रामायण, गंगा, हिंद महासागर, आर्यव्रत, चंद्रमा, बरेली, दिल्ली, पृथ्वी, होली, सोमवार, भारत, श्याम आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराती है जो केवल एक ही पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है ऐसे नामों को बताना जिससे उनकी जाति का बोध हो, अर्थात यह विशेष जाति के बारे में भी संज्ञा बताती है। जैसे मनुष्य, घर, गाय, बैल, पशु, पक्षी, पहाड़, आम, इमली, कुर्सी, नदी, टेबल, भाई, बहन, राजा, रानी, लड़का, लड़की आदि। अर्थात यह एक विशेष प्रकार की जाति का बोध कराती है। तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट है हमारा ऐसे नामों को बताना जिससे उनके समूह का बोध हो। जैसे दल, वर्ग, सेना, गुच्छा, कुल, परिवार, खानदान, झुंड, सभा, मंडल आदि। अर्थात संज्ञा समूह के बारे में भी बोध कराती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है हमारा ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बताना जिसे मापा या तौला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, संज्ञा उन धातु अथवा द्रव्यों के बारे में बताती है जिन्हें मापा या तौला
जा सकता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, तेल, घी, पानी, चावल, दाल, लकड़ी, तेल, कोयला, तेजाब आदि। अर्थात संज्ञा मापे या तौले जाने वाले द्रव्य अथवा पदार्थों की भी जानकारी देती है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। तो ऐसे नामों को बताना जिससे व्यक्ति, पदार्थ के भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति, क्रिया आदि का बोध हो, जैसे कि मित्रता, जबानी, सोचती, करुणा, दया, खटास, मिठास, लंबाई आदि। अर्थात संज्ञा भावों, गुण, दोष, गति, क्रिया आदि का भी बोध कराती है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो आइए जानते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के विभाजन के दो प्रधान आधार हैं, जो इस प्रकार से हैं। अर्थात संज्ञा के विभाजन को दो आधार पर किया गया है। आइए बात करते हैं पहले आधार के बारे में। तो पहला आधार है संज्ञा के 5 अंग्रेजी के आधार पर भेद किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। अर्थात पहला आधार है अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 5 भेद किए गए हैं। आइए पांचों के नाम जान लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा के भेद पेपर में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो हमें यह याद रखना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आधार पर विभाजन के बारे में। तो दूसरा आधार है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 2 भेद माने हैं। दोस्तों, पेपर में यदि आपसे स्पेशली पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं, तब आपका आंसर 5 न होकर के आपका आंसर 2 होगा। इस बात को विशेष तौर पे याद रखना कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के केवल 2 ही भेद माने हैं। पहला भेद है पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब यह भी जान लेते हैं कि उन्होंने ये 2 आधार किस प्रकार माने हैं। तो उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। अर्थात उन्होंने पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर ही व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को रखा है। तो चलिए अब जान लेते हैं अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के भेद और पहले भेद की बात करते हैं। पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पदार्थ के एकत्व का बोध होता है, बहुत्व का नहीं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति का बोध होता है। अर्थात एक निश्चित वस्तु और एक निश्चित व्यक्ति का ही बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में पदार्थ केवल एक ही होता है, बहुत्व नहीं होते।
अब बात करते हैं उदाहरणों के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की संख्या सर्वाधिक है। कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तियों के नाम, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति को नाम आते हैं, जैसे कि अंकित, मयंक, दीपांशु, सविता आदि। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आते हैं। दूसरा पॉइंट, देशों के नाम, अर्थात देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, अफ्रीका, ईरान आदि। दोस्तों, व्यक्तियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तीसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जातियों के नाम, अर्थात जो राष्ट्रीय जातियां होती हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि जापानी, रूसी, भारतीय, अफ्रीकी आदि। जैसे कि हम सभी भारतीय हैं तो ये एक निश्चित बताता है कि हम भारतीय हैं, अर्थात यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा दिशाओं के नाम, अर्थात दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये भी एक निश्चित दिशा का बोध कराते हैं, और जहाँ से एक निश्चित पर्टिकुलर एक ही चीज़ का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, अर्थात दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट है हमारा नदियों के नाम, अर्थात नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, सोन, केन आदि। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि गंगा, तो गंगा एक हमारी पवित्र नदी, अर्थात एक ही नदी, पर्टिकुलर एक की बात हो रही है, निश्चित एक ही की गंगा, अर्थात निश्चित एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं हम, एक नदी है गंगा, तो निश्चित है यहाँ पर, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, अर्थात नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश आदि। तो पहाड़ों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करूं हिमालय, तो हिमालय पूरे संसार में केवल एक ही पहाड़ का नाम है, तो यह एक निश्चित नाम के बारे में बात कर रहा है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा महासागरों के नाम, अर्थात महासागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर आदि। अर्थात हम किसी भी महासागर का नाम ले रहे हैं तो एक निश्चित, जैसे मैंने कहा प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर एक निश्चित महासागर का नाम हो गया, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट हमारा पुस्तकों के नाम, अर्थात पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कामायनी, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, पद्मावत, सूरसागर, सतसई आदि। अर्थात अगर मैं बात करूं कि रामचरितमानस, तो यह एक पार्टिकुलर पुस्तक के बारे में बात कर रहा है, एक निश्चित पुस्तक की रामचरितमानस।
तो यह एक निश्चित जानकारी दे रहा है हमें, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, इंडिया टुडे आदि। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है हमारा नगरों एवं शहरों के नाम। तो किसी भी नगर या शहर का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा, बरेली, वाराणसी आदि। दोस्तों, किसी भी नगर या शहर का नाम किसी निश्चित नगर शहर के बारे में जानकारी देता है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा सड़कों एवं चौक के नाम। अर्थात किसी भी सड़क का नाम या चौक का नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जैसे चांदनी चौक, लाल चौक, राष्ट्रीय मार्ग, तिलक मार्ग, ताशकंद मार्ग आदि। अगला पॉइंट है हमारा दिनों के नाम। दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। दोस्तों, दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोमवार, तो मैं एक निश्चित दिन अर्थात निश्चित जानकारी दे रहा हूं आपको कि सोमवार, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। अर्थात किसी भी महीने का, अंग्रेजी महीने का नाम लूँ मैं, तो वह भी एक निश्चित जानकारी देता है कि फरवरी का महीना या मार्च का महीना या नवंबर का महीना या दिसंबर का महीना, तो एक निश्चित जानकारी मिलती है हमें, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी महीनों के नाम, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि। अर्थात यहाँ भी एक निश्चित जानकारी प्राप्त हो रही है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा त्योहारों एवं उत्सवों के नाम, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। अर्थात यदि मैं आपसे कहूं कि स्वतंत्रता दिवस, तो आपको एक निश्चित जानकारी मिलती है कि जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे उस दिन स्वतंत्रता दिवस कहलाता है, तो यहाँ भी एक निश्चित जानकारी मिलती है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा दार्शनिक तथ्यों के नाम, जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, देवी, प्रकृति आदि। अर्थात मैं किसी भी ईश्वर या देवी का नाम लूँगा, तब भी आपको एक पर्टिकुलर, एक निश्चित जानकारी प्राप्त होगी, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम। अर्थात जो घटनाएं घटित हुई हैं या फिर जो युद्ध हुए हैं, उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला कांड आदि। दोस्तों, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल इतना याद रखना है कि जिससे किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी के नाम की एक निश्चित जानकारी मिले, जिससे
केवल एकत्व का बोध हो, बहुत्व का नहीं, एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति का बोध हो, एक ही प्रकार की जानकारी मिले, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेकर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी नोट्स और बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। और यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।